हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 29 को नरेट करेंगे। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जल्दी से जानते हैं। और तभी उसके पास सारिंग आकर बताता है कि मास्टर हियांग उससे मिलना चाहती है और यूना के जाने पर हियांग उसे पोजेसर ऑफ द व्हाइट नाइट का टाइटल देती है। तभी हमें पास्ट में हियांग और चियोना को दिखाया जाता है, जिन्हें फाइट के दौरान दो बच्चे मिलते हैं। और उनमें से जो लड़की थी यूना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी, जिसके लिए हियांग ने उसे ले लिया ताकि वो अपने टेक्निक्स उसे पास कर पाए। और चियोनाग ने उस लड़के को ले लिया जिसे वो अपने टेक्निक्स पास करेंगे, जो कि था ग्यूम। पर हियांग जो थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, जिसके लिए यूना को बहुत सारे टेस्ट को पास करना पड़ा ताकि वो उनकी डिसिप्लिन बन पाए। और फिर उसकी पिछली सारी मेमोरीज को भी मिटा दिया जाता है और उसे एक नया नाम दिया जाता है, जो कि है यूना। प्रेजेंट में हियांग यूना को कभी सेल्फ डाउट करने को मना कर रही थी और ये भी कह रही थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है, ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं सोचा है, जिस वजह से उनके ह्यूमन इमोशंस काफ़ी नम हो गई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है। वो कभी ये बात ना भूले कि वो पोजेसर ऑफ द नाइट है। हियांग फिर उसे ग्रेट असेंबली की बात करती है, जो कि बस तभी बुलाई जाती है जब साइलेंट नाइट की इफेक्ट एज पर आ जाती है। और जब भी ग्रेट असेंबली होती है, इसके नेचर की वजह से उन्हें मेनलैंड आने में 3-4 महीने लग जाते हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी वॉर हो सकती है। पर वो होने से पहले यूना थोड़ी रेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसके बाद उसे रेस्ट करने का कोई समय नहीं मिलेगा। और यूना को उसके एलाइज पोजेसर ऑफ द नाइट के नाम से जानेंगे, जबकि दुश्मन उसे विच ऑफ द व्हाइट नाइट के नाम से जानेंगे। हियांग के जाने के बाद यूना सोच रही थी कि उसे कितने सालों बाद जाकर थोड़ा फ्री टाइम मिला है, तो उसे अभी क्या करना चाहिए। उसे तो अपने पास्ट के बारे में भी कुछ भी याद नहीं है, मतलब उसे कुछ सालों पहले की चीज़ें भी याद नहीं है, बस 1-2 धुंधली मेमोरी से, जो कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। खैर, यूना भी फ्यूचर में होने वाले फाइट के बारे में सोचने लगती है और वो ये सोचते हुए मेनलैंड की ओर जाती है आखिरी बार चेक करने। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनमू और बाकी सब वापस आ चुके थे और फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप जामियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। पर फिर उनका यह हाल देखकर उन्हें थोड़ी चिंता भी हो रही थी। पर जब जिमून कहते हैं कि वो यहाँ पर रहकर उन्हें क्योर कर देंगे, तो उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। पर जिमून के सामने अभी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें नहीं पता है कि इस पॉइजन का ओरिजिन क्या है, और पॉइजन के ओरिजिन को जाने बिना एंटीडोट बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो चुंगिन, जिसने अपने थोड़ा वेनेमस की मटेरियल को अपने पास रख लिया था, जिनमू उसे लेकर जिमून को दे देता है, जो देखकर जिमून बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि उसकी मदद से जल्द ही एंटीडोट बना पाएंगे। और जब तक जामियोंग ठीक नहीं हो जाते, व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप यहाँ पर ही रहने का फैसला करती है। फिर उसके बाद रात को जिनमू और मिस्टर हुआंग थोड़ा टहलने के लिए निकलते हैं और बातें वगैरह करते हैं। और मिस्टर हुआंग माफ़ी मांगते हैं कि उनकी वजह से जिनमू को अपनी ट्रेनिंग आदि छोड़कर वापस आना पड़ा उन्हें ढूंढने। पर वो एक बात कब से जानना चाहते हैं, आखिर जिनमू अपनी ट्रेनिंग कैसे करता था, जबकि नॉर्दर्न हेवनली साइड, जो कि पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसी में सब कुछ लिखा हुआ था। तो जिनमू बताता है कि उसने 3 साल तक पढ़ने के बाद सब कुछ याद कर लिया था और उसने अपने मेमोरी का इस्तेमाल करके इतने सालों तक ट्रेनिंग करी है। खैर, जिनमू फिर मिस्टर हुआंग को उसे उस जगह पर ले जाने को कहते हैं जहाँ से उन्होंने उसके लिए एक सेक्रेट पत्थर लेकर आए थे, जिसका इस्तेमाल करके जिनमू ने अपना स्वॉर्ड तैयार किया है। मिस्टर हुआंग बताते हैं कि वह जगह यहाँ पर पास में ही है। और वो जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें अपने सामने कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान करता हुआ देखते हैं, जो देखकर मिस्टर हुआंग जाकर उनका विरोध करते हैं। पर वो जब गुंडे उनकी बात नहीं मानते, वो उन्हें पीट भी देते हैं। पर उनके पावर काफ़ी इमेंसली बढ़ चुकी थी और इसके बारे में उन्हें भी पता नहीं था इससे पहले। पर जिनमू के साथ बातें करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इतने महीनों तक जब वो बंद थे, उन्होंने काफ़ी मेडिटेशन करी है, जिससे कि वो अपने इंटरनल्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। और इसी की वजह से उनकी इंटरनल की बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अगर वो ठीक होने के बाद ट्रेनिंग करते रहते हैं तो वो बहुत ही जल्दी मार्शल मास्टर बन जाएंगे। और फिर हम लोग वहीं पर चुंगिन को भी देखते हैं, जो कि उन दोनों के ऊपर ही नज़र रख रहा था। खैर, उसके बाद हमें सिम को दिखाया जाता है, जिससे मिलने हायरिंग आई थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यह वही लोग हैं जो कि 7 साल पहले जिनमू से मिलने आए थे नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में। उनके बातों से हमें यह पता चलता है कि 7 साल पहले अपनी पहली शर्मनाक हार मिलने के बाद सूचियों ने कसम खाया था कि वो जब तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, वो लगातार अपनी ट्रेनिंग करता रहेगा। और उसका वो ट्रेनिंग अभी भी चल रहा है। इस बात से सिम को याद आ जाता है कि 7 साल पहले सिम ने अपने बहन को खोया था। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद सिम को अपने फादर नाइन स्कार्स के क्रिम्सन डीमन किंग मूवे ने बहुत कुछ सुनाया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि सिम एक नल्ला है, जो कि कुछ भी कर नहीं पाया, अपने छोटे बहन को भी बचा नहीं पाया। अच्छा होता कि वो भी वहीं पर ही मारा जाता, ताकि उसका यहाँ पर आने के बाद उनका नाम तो नहीं डूबता। इससे सिम को इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी। और तब से लेकर अब कुछ समय पहले तक सिम चुपचाप रहा करता था, किसी से बात नहीं करता था। पर अभी कुछ समय पहले ही वो अपने पुराने रूप में वापस आ चुका है और अपना बदला लेने को भी पूरा तैयार है।
खैर हायरिंग फिर सेम को साइलेंट नाइट के बाद बताती है और ये भी कि जल्दी ही एक वॉर शुरू हो सकती है। हायरिंग फिर जेड सिटी के नॉर्दर्न ब्लेड की बात भी करती है और उन्हें इतना पता है कि उसका नाम है जीन। और उन्हें यह नाम जानने के बाद डाउट हो रहा है कहीं ये नॉर्दर्न हेवनली सेट का जिन्मू तो नहीं, पर उन्हें कंफर्म होने के लिए उन्हें किसी को भेजना पड़ेगा। और अगर जिन्मू जिंदा हुआ तो उसे सिम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 7 साल पहले वो सब कुछ उसके वजह से ही हुआ था। हायरंग फिर उसे कॉन्करर ग्रुप की बात भी करती है जिनकी रिक्रूटमेंट जल्दी ही शुरू हो जाएगी और उन्हें कुछ भी करके उसमें शामिल होना है, क्योंकि इस ग्रुप के पास बहुत ज्यादा पावर और अथॉरिटी है, इतनी कि वो 9 ग्रेड सेक्ट लीडर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी लेसर 7 कास्ट के लोग अवेलेबल हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये वही लोग हैं जो कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को हराने के बाद टॉप 7 की रैंकिंग हासिल करी है और इसमें सिम, हारिंग और सूचियोन भी है। पर हारिंग 3 आर्ट स्कॉलर जीनवॉल को अपने टीम में लेने की बात करती है क्योंकि उसे जीनवॉल की इंटेलिजेंस और पावर के बारे में पता है। हारिंग उसे 5 साल पहले ग्रेट स्कॉलर सियोक डाई के बर्थडे पार्टी में मिली थी और दोनों के बीच में बातें होते होते जल्दी वो बातें डिबेट में बदल गई थी और जीनवॉल के इंटेलिजेंस को देखकर हारिंग काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं जीनवॉल उसकी जगह ना ले ले। इसलिए उसने अपने फैमिली के डिवाइन पावर 10,000 टैक्टिक्स ऑफ द 9 पॉइंट्स ऑफ वॉर का यूज करके जीनवॉल को चैलेंज करती है। और इस बार ये पहली बार होता है जब जीनवॉल किसी से इंटेलिजेंस के बारे में हार गया। उसके बाद र्यूमर फैलने लगे कि वो पागल हो गया है, पर हारिंग ये होप कर रही है जबकि जीनवॉल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस है तो हो सकता है कि वो अभी तक पूरा ठीक हो गया होगा। पर अगर जीनवॉल उन्हें ज्वाइन करने से मना कर देता है तो हारिंग कहती है कि वो उसे मार देंगे। उसके बाद हमें जिनमू और मिस्टर हुआंग को दिखाया जाता है जो कि पत्थर के लोकेशन पर जा रहे थे। तभी वो साइड में नदी के बीचों बीच जीनवॉल को कुछ अजीब करता हुआ देखते हैं। तभी सीन कट होता है जेंग के ऊपर। अगर तुम्हें याद हो तो ये 3rd मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन था जिसका वाइस कैप्टन था मुसेंग और जेंगा भी किसी काम से मुसेंग के पास ही आया है। पर वो यहाँ पर मुसेंग को देखकर थोड़े अपने पावर को दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो अभी भी उसका कैप्टन है। पर मुसेंग जो कि जेंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा था तभी उन्हें अबंडन करके जाने के लिए मुसेंग उसे ऐसी बातें सुनाता है, उसके ऐसी धज्जे उड़ाता है कि जेंग पूरा ही चुप हो जाता है। और वो ये भी समझ आता है कि अगर उसने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ से बस उसकी अस्थियां ही वापस जाएंगी। इसलिए जेंग बताता है कि वो यहाँ पर वेस्टगेट के हारिंग के मैसेज लेकर आया है कि वो मुसेंग से मिलना चाहती है। और ये सुनते ही मुसेंग समझ आता है कि उन्हें जिनमू के होने का शक होने लगा है। खैर उसके बाद हमें जिनवॉल को दिखाया जाता है जो कि नदी के बीचों बीच कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तभी जिनमू जंप करके उसके बोट पे आ जाता है और जिनमू देखता है कि जिनवॉल यहाँ पर बोट के नीचे बहुत सारे मछलियों को गैदर कर रहा था। जिनवॉल के बातों से हमें पता चलता है कि जिनवॉल को जिनमू के बारे में सब कुछ पता है और ये भी पता है कि जिनमू नॉर्दर्न हेवनली सेट का जिनमू है। तो वो पूछता है कि क्या जिनमू अभी ग्रेट 4 और सेंट्रल हेवनली अलायंस के ऊपर अपना बदला लेगा, क्या वो नॉर्दर्न हेवनली सेट को फिर से रिबिल्ड करेगा। जिनमू शराब पीते हुए कहता है कि उसे खुद को नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो क्या करेगा, पर वो वही काम करेगा जो कि उसका दिल कहेगा। अगर उसका दिल कहता है कि उसे बदला लेना है तो वो बदला लेगा। अगर उसका दिल कहता है कि उसे हेवेंस को टेक ओवर करना है तो वह करेगा। अगर उसका दिल कहता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेट को फिर से रीबिल्ड करना है तो वह करेगा। वह बस अपने जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीना चाहता है। पर जिनवॉल उसे देखकर सोच रहा था कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर है, पर वो अभी इसके बारे में ना सोचकर पूरा रिलैक्स कर रहा है। और जिनवॉल को भी लगता है कि वो अपना काम करते हुए पूरा थक चुका है तो उसे अपने काम को अभी छोड़कर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। पर जिनवॉल ये भी सोच रहा था कि जिनमू के आते ही सब कुछ बदलने लगा है और जब भी ऐसे लोग आते हैं आइदर वो लोग हीरो होते हैं जो कि सब कुछ ठीक कर देते हैं और वो विलेन होते हैं जो कि सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जिनवॉल फिर जिनमू को कहता है कि हम दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं तो चलो एक साथ मिलकर सेंट्रल हेवनली अलायंस में जाते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं जिनवॉल नॉर्दर्न हेवनली सेट का लीडर जिनमू का एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।